Hello all students. Today we will learn subject हिंदी चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर। इसमें एक लड़का है, धनी उसका नाम है, जो गांधी जी के साथ आश्रम में उसके पेरेंट्स के साथ रहता है और वो गांधी जी को बहुत मानता है। तो वो गांधी जी के साथ जो जो क्रियाएं होती हैं, मतलब उनका डेली रूटीन होता है, वो कैसे वहाँ पे रहते हैं, वो कैसे वहाँ पे काम करते हैं, वो सब इसमें बताया है। और धनी इतना उत्सुक है कि उसको भी स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़ना है। तो इसी बारे में हम यह अध्याय में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। यहाँ पे देखिए, गांधी जी की पिक्चर में जो चरखा है वो दिखाया गया है, जिसमें सूत काटा जाता है और उसमें से कपड़ा बनता है। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा ज़रा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले उस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान में से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? यह उस समय की बात हो रही है जब ब्रिटिश सरकार ने नमक के ऊपर कर डाला था, मतलब टैक्स डाला था। नमक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ खाने में हर एक इंसान को चाहिए। अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो गया तो वह चीज़ और महंगी हो जाएगी और गरीब इंसान वो खरीद नहीं पाएगा, और ख़रीदने के लिए या तो उसको ज़्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी या ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी ने ये दांडी कूच किया था, सत्याग्रह किया था कि नमक के ऊपर से कर हटाया जाए।
आगे पढ़ेंगे। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। मतलब भारतीय लोग नमक बना नहीं सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने का कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान रह गया। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वह इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो वह यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। ये बिंदा उसको समझाता है कि क्यों गांधी जी पैदल जा रहे हैं, तो कि ताकि पूरे भारत में ये बात फैल जाए और ब्रिटिश सरकार को पता चले कि हम भारतीय एकजुट होकर उनके लगाए हुए कर की जो अन्याय है उसका विरोध कर रहे हैं। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ। तुम और अम्मा यहीं रहोगे? मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। जब पापा ने मना किया कि नहीं बेटा, कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे, तो धनी ने बोला कि सिर्फ आप ही क्यों, अम्मा नहीं आ रही तो ठीक है, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ, तो मैं चलूँगा। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अभी धनी ने क्या किया, अपनी बात मनवाने के लिए गांधी जी से बात करना ज़रूरी समझा और वो गांधी जी से बात करने का समय ढूंढने लगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला मतलब जहाँ पे गायों को रखा जाता है। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कुत्ती हुई आई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। उसने गांधी जी को अपना परिचय दिया कि मैं धनी हूँ और ये मेरी दोस्त है बिन्नी जो बकरी है, और आप इसका दूध हर रोज़ पीते हैं और मैं इसका ख्याल रखता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मतलब गांधी जी को सब पता था। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं है, धनी ने बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी ने भी अड़ गया। उसने भी अपने बारे में बताया कि अगर आप बूढ़े हैं फिर भी आप चल सकते हैं, तो मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो और भी अच्छे से चलूँगा। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा?
इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। सुभद्रा सेन गुप्ता, अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। तो यह कहानी थी गांधी जी की जब वो दांडी कूच जाने वाले थे और उन्होंने धनी के साथ साबरमती आश्रम में क्या वार्तालाप किया। आशा रखती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।